एक बार एक जंगल के जानवरों को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और फिर जानवरों के एक मत से यह तय हो गया कि जंगल क्षेत्र में प्रजातंत्र की स्थापना हो। उसके बाद जल्द ही एक समिति बैठी और एक विधान बन गया तथा एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के सारे पशुओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाएं और शासन करें। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से खुशी की लहर दौड़ गई कि अब सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई भी जीव किसी को न सताए, न मारे, सब जिएं और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित समाज हो। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चबाना सीखना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता गया, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जा रहा था और भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हो। आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब चला जाएगा। सियार ने दांत निपोरकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हो। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक कर रहा था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। पर जाएं भी तो कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे, वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी जगह नहीं है। सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ऊंट को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहा कि आसमानी बात करता है। अरे अहमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें क्यों चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए। कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार।
रंगे सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छलकपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। मगर 3 बातों का ख्याल रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु है। बस अब चलो। जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, पर ये तीनों तो। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, जैसे विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर हजारों भेड़ें इकट्ठी हो गई थीं, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले से फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों के बीच पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके अभी भी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों,
मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो हैं नहीं। ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं और लेखक हैं। नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनावेंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ और तो आता नहीं था। हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला। भाई, कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जावे तो वह कवि काहेगा? उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, हे महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः काल संध्या आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आपकी अग्नि पर पंखा करती है और रात्रि को आपकी ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उसके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वह भी तुम्हारा भाई है। आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया। कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डी उसके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िया बलवान है। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेगा। इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हितचिंतक और हितरक्षक नहीं है। और अब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए।